नमस्कार साथियों, सिविल सर्विसेज डीम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, तो ये सीरीज़ कैसी चल रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज़ की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप इसके जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो सही है वो बताना है। पहला है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा है, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तीसरा है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और चौथा है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गलत है और कौन सा सही है? देखो, पहला देखिए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो नागरिकों के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, राज्य के दावे, ये गलत हो गया। दूसरा है, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, तो ये भी गलत है, विशेषाधिकार तो है नहीं। चौथा है, तीसरा है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। चौथा है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा सही है, क्योंकि अधिकार जो है, अब किसी भी प्रकार के अधिकार हो सकते हैं, चाहे वो मूल अधिकार हो या फिर विधिक अधिकार हो, वो राज्य के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, यानी कोई सरकार या राज्य जो है वो नागरिकों का शोषण ना कर पाए, तो इसलिए उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए। जब भी उनका उल्लंघन होता है उनका, तो वो जो है सीधे उनको परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय भी जा सकता है कोई भी नागरिक। ठीक है जी, तो जो अधिकार हैं वो नागरिकों को प्रदान किए गए, किसके लिए? राज्य के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो मूल कर्तव्यों के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए यानी कि लागू कराने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। अगला है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। देखिए, कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए एक विधायी प्रक्रिया, तो संविधान में कहीं पर भी कर्तव्यों को लागू कराने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, उसको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकते न्यायालय के द्वारा या किसी भी प्रकार से। अगला है कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि दोनों ही गलत हैं और डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। पार्ट 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का कुछ उद्देश्य हैं, तो उनमें से एक उद्देश्य है आर्थिक न्याय का, तो वो उपबंध, वो व्यवस्था कहाँ पर की गई संविधान में, ये आपको बताना है। तो वो उद्देशिका और मूल अधिकार में की गई है, या फिर उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, या फिर मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक न्याय की अवधारणा है वो संविधान में कहाँ पर दी गई है? एक तो प्रियम्बल में दी गई है, यानी कि जो उद्देशिका है उसमें दी गई है, और डीपीएसपी में दी गई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ कहाँ किया गया है? एक उद्देशिका में किया गया है प्रियम्बल में, और दूसरा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? मतलब संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और कौन सा आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 51 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 51A है वो आपका मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 51 तक तो आपके डीपीएसपी है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है वो आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी अनुसूची किस बात से संबंधित है उसका। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में कौन से उपबंध दिए गए हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, या फिर राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, या फिर पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए।
तो पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची, इन दोनों, ये दो जो अनुसूचियां हैं, इनका उपबंध इसलिए किया गया है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो जो पाँचवीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, उसमें जो उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को छोड़ के शेष पूरे भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके प्रशासन से संबंधित है, उसका संबंध है। यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्य छोड़ दीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए है। छठवीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के से संबंधित है, उसका संबंध है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में, यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। देखिए, इसमें अगर एक स्टेटमेंट आपने ठीक से समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है सिर्फ एक स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि सांसद होना चाहिए। तो महान्यायवादी की योग्यता में सांसद होना चाहिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कोई सांसद होना उसका ज़रूरी नहीं, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है उसका। तो तीसरा वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये यानी ये भी नहीं होगा और ये भी तीनों नहीं होंगे, और आपका आंसर आ जाएगा पहला और दूसरा। तो कौन कौन से हैं कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की, और ये आर्टिकल 76 में दिया गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती हैं योग्यताएं, वही महान्यायवादी की भी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, तो कुछ आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये संकल्प जो है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, यानी स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, या फिर किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या फिर कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु। तो स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। देखिए, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ये तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और ये स्थगन प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे देख के देखो। पहला लिखा हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ये गलत है, क्योंकि 2 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, और उनका नाम है, एक तो दिल्ली है और दूसरा है पुदुचेरी या पौंडीचेरी, जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो 2 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भी है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो अगर पहला नहीं होगा तो ये दोनों नहीं होंगे। फिर है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, और उसके बाद है भारत के संविधान, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय डिसाइड करता है निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन झगड़ों का निर्णय, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्यों नहीं होगा, पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि राज्यसभा में दिल्ली और पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है। देखिए संसद जो है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, वो आपकी लोकसभा से प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। ठीक, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। तो आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया कोई भी बिल या कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन पाता जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्वीकृति नहीं प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर होगा डी। आगे है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है, अगला है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए पहला तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ लिखा है कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा किया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है एक ही समय में। ठीक है, दूसरा है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है, और उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तीसरा यहाँ पे लिखा है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है, तो संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट इसका सही है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा चौथा यहाँ पे क्यों गलत है? चौथा इसलिए गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री जो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली के जो सीएम है उनकी नियुक्ति किसने की, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री बनते हैं जैसे दिल्ली या पुदुचेरी के, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन कैसे रहे आपको आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।